बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। इसकी समरी हमने डिस्कस करनी है। ये एक एसे है जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। ऑस्कर वाइल्ड ने इस एसे को पब्लिश कराया था 1891 के अंदर। ये एक लंबा तरीन ऐसे है और इस ऐसे के अंदर आपको डायलॉग मिलेंगे। दो कैरेक्टर नजर आएंगे और दो कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से डायलॉग पूछ रहे हैं। एक सवाल पूछने वाला है, एक जवाब देने वाला है। ये एक अच्छा लंबा खासा ऐसे है, इसलिए इस ऐसे के दो पार्ट हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस करना है। ये जो ऐसे है ये बेस करता है एस्थेटिक फिलॉसफी के ऊपर। एस्थेटिक फिलॉसफी होता है कि समझना कि ब्यूटी क्या होती है। जब हम ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो एस्थेटिक फिलॉसफी के अंदर आता है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले, ऐसे को एक्सप्लोर करने से पहले, मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BSELN यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वो ऐसे नीचे होता है और इसके अंदर यहाँ पे नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अर्ली वीडियोज के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इस ऐसे की तरफ जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, जिसका नाम है द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। आज की इस वीडियो में हमने इसकी समरी और एनालिसिस करना है। मेजर इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे चुकी हूँ, अब हम समरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। टाइटल से स्टार्ट करते हैं। टाइटल हमें बताता है द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट, यानी कि जो क्रिटिक है वो अगर आर्टिस्ट हो तो कैसा होगा। ऐसे जब स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि दो लोग मौजूद हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। एक का नाम अर्नियस्ट है और एक का नाम गिलबर्ट है। ये दोनों बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेमोर्स को कर रहे हैं, पर्सनल स्टोरीज को, बायोग्राफीज को डिस्कस कर रहे हैं। मेमोर भी बेसिकली पर्सनल ऑटोबायोग्राफीज को कहते हैं या फिर अकाउंट्स को कहते हैं। उन चीज़ों को जो कि आपकी पर्सनल होते हैं और डॉक्यूमेंटेड होते हैं उनको हम मेमोर्स कहते हैं। ये इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक से अर्नियस्ट सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है गिलबर्ट से। यहाँ पे जो अर्नियस्ट है आप उसको तमाम अवाम समझ सकते हैं कि जो जनरल लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है वो पूछने वाले हैं, और गिलबर्ट जो हमारे पास मौजूद है वो जवाब देने वाला है। अब इनके दरमियान में पहला डिस्कशन जो कॉइन होता है वो होता है क्रिएटिव फैकल्टी का और क्रिटिकल फैकल्टी का। क्रिएटिव फैकल्टी है क्रिएटिव पावर। कोई चीज़ बनाना जो है ना वो क्रिएटिव फैकल्टी में आता है। जैसे कि हम पोइम बनाएं, नॉवल बनाएं, ड्रामा बनाएं, लिटरेचर लिखें तो क्रिएटिव फैकल्टी में आता है। इसके बाद आता है क्रिटिकल फैकल्टी। अगर हम उसी बनाई हुई चीज़ को क्रिटिकली इवेल्युएट करें, उसके बारे में क्रिटिकली आइडियाज़ निकालें, उसको पढ़ें, उससे एग्री करें, उससे डिसएग्री करें, ये हमारे पास क्रिटिकल फैकल्टी आती है। तो अर्नियस्ट ये बिलीव रखता है कि जो क्रिएटिव थिंग्स है यानी कि क्रिएटिव फैकल्टी है, यानी कि जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादा ऊपर है। आर्टिस्ट अगर ना भी जिक्र करें तो क्रिएटिव जो एबिलिटी है इंसान के अंदर वो ऊपर है, और जो क्रिटिकल यानी कि क्रिटिकली इवैल्यूएशन करने वाले, जज करने वाले लोग वो नीचे हैं। लेकिन गिलबर्ट जो है इस बात से डिसएग्री करता है और वो फर्दर बताता है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। गिलबर्ट कन्विंस करने की कोशिश करता है अर्नियस्ट को कि दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आर्ट के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है अगर इन दोनों को मिला के काम किया जाए। उसके बाद आर्टिस्टिक सोर्स के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। आर्टिस्टिक सोर्स से क्या मुराद है कि जब भी कोई ग्रेट लिटरेचर प्रोड्यूस करता है, ग्रेट आर्ट प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये प्रोड्यूस कर रहा होता है या कॉन्शियस माइंड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा होता है। कोई भी इमेजिनेटिव वर्क हो गया, वो एक जो माइंड अनकॉन्शियस होता है राइटर का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें घुस के लिख रहा होता है, यानी कि आमद के जरिए से वो होता है, या फिर डेलिबरेटली अपनी मर्जी से होशो हवास में रहते हुए राइटर लिखते हैं। क्योंकि पहले ये बिलीव होता था कि लोग शराब पीते हैं और शायरी करते हैं, तो इस पे डिबेट होने लग गई। गिलबर्ट आर्ग्यू करता है कि जो फाइनेस्ट इमेजिनेटिव वर्क होता है ना, जो बहुत ही बेहतरीन इमेजिनेटिव वर्क भी है, वो डेलिबरेट होता है। अच्छा राइटर, अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो होशो हवास के अंदर, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर वर्क प्रोड्यूस करता है, बजाय इसके कि वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू या फिर वो अनकॉन्शियस माइंड से कोई इंस्पिरेशन ले। उसके बाद उनकी जो डिबेट है वो इस चीज़ पे आ जाती है कि बोलना आसान है और करना मुश्किल है, यानी कि टॉकिंग अबाउट द थिंग इज हार्डर देन डूइंग द थिंग, यानी कि काम करना मुश्किल है, बातें करना आसान है।
फर्दर गिलबर्ट ये बात एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक आइडिया को कम्युनिकेट करने में मुख्तलिफ चैलेंजेस सामने आते हैं। गिलबर्ट ये बताता है कि कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट एक्सप्रेस करना इफेक्टिवली सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद वो बताता है कि अगर कोई ये काम कर लेता है तो वो इमोर्टल हो जाता है। अगर कोई ऐसे वर्ड आर्ट के प्रोड्यूस कर लेता है तो वो इमोर्टल हो जाता है। वो डिफरेंट मिसालें देता है, जैसे कि वो बताता है कि पोप अपने टाइम पीरियड के अंदर ऐसा काम प्रोड्यूस करके चला गया कि एज ऑफ पोप के नाम से हम उसकी एज को जानते हैं। तो वो ये कहता है, कुल मुख्तसर ये कहता है कि पोइट और क्रिटिक इमोर्टल जब होते हैं जब वो अपने काम को सरअंजाम देते हैं, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क प्रोड्यूस कर जाते हैं अपने वर्क के थ्रू कि वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन दे जाते हैं। फिर नेक्स्ट वो गिलबर्ट जो है एम्फसिस करते हैं कि क्रिटिसिज्म भी एक आर्ट ही है। आप याद रखें कि अर्नियस जो था उसका बिलीव ये था कि जो आर्टिस्ट है वो ऊपर है और जो क्रिटिक है वो नीचे है, यानी कि आर्टिस्ट एक आला इंसान होता है और जो क्रिटिसिज्म है वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं कि नहीं, क्रिटिसिज्म खुद एक आर्ट है और फाइनेस्ट आर्ट है। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म के अंदर आपको लाइफ, आर्ट, हर चीज नजर आएगी। गिलबर्ट और अर्नियस यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लाइफ, आर्ट और क्रिटिसिज्म। फर्दर गिलबर्ट बताते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट किस वजह से है कि जब कोई आर्ट प्रोड्यूस हुआ होता है तो उसके अंदर से फर्दर आर्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। यानी कि क्रिटिक बेसिकली क्या करता है कि कुछ नया निकालता है, कुछ अनोखा निकालता है ऑलरेडी एक क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर से। तो वो जो क्रिटिसिज्म निकाला जाता है वो फाइनेस्ट ऑफ आर्ट हो जाता है। फर्दर वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि क्रिटिसिज्म रिवॉल्व करता है, रिवील करता है एक क्रिटिक की सोल को, कि अगर कोई किसी पे तनकीद करता है तो वो उसकी सोल के बारे में बताता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आउट द लाइफ जो रहा है वो बताता है कि थ्रू लाइफ वो क्या सीखा है। फिर ये लोग दोनों फर्दर डिस्कस करने लगते हैं क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू क्रिटिक, के ट्रू क्रिटिक कौन सा होता है। इसमें अर्नियस सजेशन देता है कि ट्रू क्रिटिक वो होता है जो साफ सुथरे दिमाग का हो, रैशनल यानी कि फैक्ट्स को फोकस करे, सिंसेयर हो और टोटली ऑब्जेक्टिव काम करे। लेकिन गिलबर्ट डिसएग्री करता है, वो कहता है नहीं, एक जो क्रिटिक होता है उसको टेम्परामेंट रखना जरूरी होता है, उसको तमीज होनी चाहिए कि ब्यूटी को कैसे अप्रिशिएट करना है। यानी कि यहाँ पे एस्थेटिक फिलॉसफी का जिक्र किया गया है कि भाई ब्यूटी को समझ आनी चाहिए। हर कोई जौहरी नहीं होता जो हीरे की पहचान कर सके, तो जौहरी होने के लिए थ्रू एक पूरा प्रोसेस। फर्दर वो ये बताते हैं, गिलबर्ट ये बिलीव करते हैं कि एक आर्टिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिस्ट का टेम्परामेंट रखना इंपॉर्टेंट है, एक्विजिटिव इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, क्रिएटिव फैकल्टी और क्रिटिकल फैकल्टी, ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छा क्रिटिक बनाने के लिए, ताकि वो ब्यूटी को समझ सके और रीजन से उसको सेपरेट कर सके और उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे सके जितनी की उसकी ज़रूरत हो। ये पूरा ऐसे था, इसके अंदर उन्होंने तमाम बातें की हैं, जो पॉइंट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं मैंने वो भी किए हैं। अब फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एनालिसिस के तौर पे, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। इस पूरे ऐसे के अंदर 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहला ये कि जो आर्टिस्ट है और क्रिटिक है उसको मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि क्रिएटिव फैकल्टी और क्रिटिकल फैकल्टी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वो एक नया आर्ट प्रोड्यूस कर सकें, नई आर्टिस्टिक क्रिएशन कर सकें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि टॉकिंग अबाउट समथिंग इज मोर डिफिकल्ट देन डूइंग इट, यानी कि अगर आपने एक माउंटेन्स देखी नहीं है और आपको माउंटेन्स के ऊपर पॉइंट लिखनी पड़ जाए तो बिना देखे बिना किए आप जब उस काम को प्रोड्यूस करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये आपकी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ डूइंग नथिंगनेस को शो करता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म एज एन आर्ट, जो गिलबर्ट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्रिटिसिज्म इज द हाईएस्ट और द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। और फिर फर्दर लास्ट पॉइंट जो गिलबर्ट देता है वो ये देता है कि अगर आपने हाईएस्ट या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करना है तो वो सब्जेक्टिव लाजमी होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये पर्सनल पर्सपेक्टिव और ओपिनियन के ऊपर होता है। ये 4 पॉइंट इस ऐसे के अंदर मेजर थे। ऐसे के जो एडिशनल पॉइंट हैं जो कि आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इतनी देर में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आ चुकी हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।